कमिंग सर। आइए, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए राजेश जी। ये आपको डबल एमए करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, वो भी एक ज्योग्राफी में और एक पॉलिटिकल साइंस? सर ये मैंने सिविल सर्विसेज में मेरे को लगा कि इससे मेरे को एक बेहतर प्रशासक बनने में मदद मिलेगी अगर मेरे को पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की बेहतर समझ होगी तो। अच्छा, तो क्या पॉलिटिकल साइंस की अगर नॉलेज है तो आप बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं क्या? सर अगर समाज जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन है, और इसमें शासन व्यवस्था तो नहीं पढ़ाई जाती पॉलिटिकल साइंस में तो। राजनीतिक शास्त्र, राजनीति कैसे करनी है, क्या होती है राजनीति? राजनीति सर लोगों के जो हित हैं उनके हिसाब से अगर उनको बेहतर प्रकार से गवर्नेंस प्रोवाइड करवाना, सेवाएं देना, और देश की जो राज व्यवस्था है उसको बेहतर प्रकार से चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी देना। अच्छा अच्छा, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है फिर? इससे तो बेहतर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर जो फैसले लिए जाते हैं गवर्नेंस की तरफ से उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है, और इसमें सर्विस डिलीवरी लोगों तक जो स्कीम्स हैं उनको पहुंचाना। और आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप लगते हो तो आपका काम क्या होगा? सर मेरा एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी बनाना तो नहीं होगा? जी तो नहीं फिर तो सर, आपको पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए था। सर पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी था। बहुत छोटा सा यस सर। है ना, तो उससे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी मदद नहीं मिलती। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में कौन कौन से गुण होने चाहिए जो आप में है? सर मेरे को लगता है कि मेरी रेजिलियंस और परसिवियरेंस की क्वालिटीज़ हैं, और जो कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर फैसले लेने की क्षमता है वो मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मदद आज करेगी। तक कभी आपने शांत रह के कोई फैसला लिया है जिंदगी में? यस सर। बताइए। सर मेरी वीडियो की जॉब के दौरान एक बार हमने आरआरसी का निर्माण करवाना था और शमशान भूमि के अंदर, तो उसके लिए गांव वालों ने काफ़ी विरोध कर दिया था। और जब मैं सुबह ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पे लोग घेरा डाल के खड़े हुए थे, तो उनको मैंने आराम से उनकी बात सुनी, उनको समझाया। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि वहाँ पे शांत रहना बहुत ज़रूरी था। ग्रामीण विकास, राजस्थान की मेजोरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है। ग्रामीण विकास सरकार का उद्देश्य है। इस साल के बजट में शिक्षा और ग्रामीण विकास के ऊपर कितना बजट एलोकेशन किया हुआ है, कितना परसेंटेज किया हुआ है, चलो यही बता देंगे। अब तो वीडियो लगे हुए हैं। आप कौन सी पंचायत में वीडियो लगे हुए हैं? सर सीकर जिले में धौद पंचायत समिति के तहत जाना ग्राम पंचायत में। अच्छा, कितनी पॉपुलेशन है आपकी पंचायत की? सर लगभग 4,000। 4,000। वहां सीकर, वो जो जिस जिले में आप लगे हुए हैं, बैकवर्ड जिला है? सर बैकवर्ड तो नहीं कह सकते, सीकर एक सोशियो इकोनॉमिक जिस इंडिकेटर्स में पंचायत काफ़ी। में आप लगे हो, मैं खासतौर पे पंचायत की बात कर रहा हूं, यस सर। बैकवर्ड इलाके में है? नहीं है? क्या है वहां पे, उच्च सुविधाएं क्या है? सर वहाँ पे जैसे एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अधिक है, हेल्थ सर्विसेज भी वहाँ पे ठीक है। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की है वो भी काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण कृषि भी उन्नत प्रकार की है। अच्छा, आपकी पंचायत का जो सरपंच है वो स्त्री या पुरुष है? स्त्री है सर अभी। वेरी गुड, फिर तो आप सरपंच पति की बातों में तो आते ही हैं, फिर तो आप सर इसको इन्फ्लुएंस तो करता ही है वो। हाँ सर इसमें कहा जा सकता है थोड़ा बहुत। आप सरपंच की जगह पत्नी, मतलब महिला की जगह कई बार ऐसा हुआ है कि पुरुष ने ही शपथ ले ली सरपंच की, चलता है ना? कौन देखता है गांव में आके? सरपंच पति ने शपथ ले ली, चलता है, वो आया है पेपर में। हो सकता है सर। हो सकता है ना? हाँ वेरी गुड। महिला सरपंच गांव में रेवड़ लेके बकरियां चरा रही है, और वहां पे मीटिंग हो रही है पंचायत की, और सरपंच पति जी विराजमान है, हुआ है? हो सकता है सर, सरपंच पति के आप उदाहरण लगे हुए हैं ना, वीडियो लगे हुए हैं, तो हाँ कितनी आपने मीटिंगें करवा दी जो ये केस पकड़े? सर, इसमें मैंने जो जाना ग्राम पंचायत ज्वाइन की है उसमें मेरे को अभी महीना भर हुआ है। तो और वहाँ उससे पे पहले? उससे पहले उसके पास में थी भीमा ग्राम पंचायत, वहाँ पे तो जो सरपंच जो पुरुष ही थे
अच्छा, सरपंच पति के वहां पे थी नहीं। चलिए सर प्लीज। सेपरेशन ऑफ पावर्स सॉरी। क्या जी। होता है और ये थ्योरी किन्होंने दी है राजनीति विज्ञान में? सर ये थ्योरी मॉन्टेस्क्यू ने दी हुई है और इसके अनुसार एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में शक्तियों का विभाजन करके वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस के रूप में कार्य करें, यह सेपरेशन ऑफ पावर का मूल सिद्धांत है। तो भारत के अंदर भी क्या सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया गया, हाँ सर। स्पेशली जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में? हाँ सर, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को सही और प्रकार से जुडिशरी define- और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी? यस सर, इनके बीच में अभी भी। हाल ही के अंदर तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनको लेकर के कुछ सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यस सर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति को कोई भी अगर बिल आता है तो उसको 3 महीने के अंदर कंप्लीट साइन करना होगा उसको। यस सर। क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ नहीं है? सर ये मेरे हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन नहीं है। हालांकि जो बिल है उस पर फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है, लेकिन एक टाइम बाउंड मैनर में अगर वो फैसले लेंगे तो इससे जो राज्यों की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या अगर मान लीजिए संसद या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को कहे कि वो लंबित मामलों में फैसला इतने दिनों में ही देना उनके लिए कंपलसरी है, न्यायपालिका इसको स्वीकार करेगा? सर ये न्यायपालिका की एक मजबूरी के रूप में देखा जा सकता है। जो वहाँ पे मजबूरी क्यों हो सकती है delay- जब हमारे जजेज हैं, एक प्रोसेस है, वकील इतने सारे हैं, फैसला देने में क्यों बार बार डिले होता है? तारीख पे तारीख मिलती रहती है हमारे देश में और जस्टिस में डिले होती रहती है, तो खुद इनजस्टिस हो रहा है। यस सर। सर इसमें अगर जो जुडिशरी की प्रोसीजर है उसको फास्ट ट्रैक किया जाना, यह तो समय की मांग ही है और इसमें ज़रूर कुछ सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या ये एक लेकिन- बेहतर निर्णय दे सकता था माननीय कोर्ट की जो इस तरह के फैसले गवर्नर वगैरह लेते हैं, डिले करते हैं, उसके लिए संसद कोई कानून बनाए, संसद से वो कह सकता था डायरेक्ट निर्देश देने की बजाय? यस सर, मेरे हिसाब से ये एक बेहतर तरीका होता अगर संसद इस पे निर्णय लेती और जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ में सहमति बना के अगर इस पे फैसला लिया जाता तो ये एक बेहतर रास्ता हो सकता था। चलिए, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ लॉ। सर ये अवधारणा किसने दी है और क्या मीनिंग है इसका? सर ये ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे AVTC, उनकी दी हुई है और इसके अनुसार आर्बिट्रेरी पावर का प्रोहिबिशन किया गया है और यह बताया गया कि लॉ सबसे ऊपर लॉ है, लॉ के ऊपर कोई अथॉरिटी उससे ऊपर नहीं है, यह सभी पे बाइंडिंग और एक समान रूप से लागू होंगे। तो ये ओके, इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यस सर। इनका क्या मतलब है और भारत में कौन सा कंसेप्ट हमने अडॉप्ट कर रखा है? सर इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कि जो लॉ है वो सभी सिटीजन्स पे एक समान रूप से लागू होगा, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मेरे हिसाब से यह है कि अगर अलग अलग समूहों को उनके हितों को और उनकी जो स्थिति है उसको ध्यान में रखकर उनके हिसाब से लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है और यह अमेरिका में इसका प्रचलन है। और जो क्या भारत के अंदर भी अब ये दोनों कंसेप्ट अपना लिए गए हैं क्या? यस सर। आपने पीजी किया हुआ है भूगोल से भी और फिर आपने पीजी किया पॉलिटिकल साइंस से, यस सर। तो आप तीसरा सब्जेक्ट आपका है उससे भी पीजी कर लीजिए, साइंस में भी, तो आपकी डिग्रियां बढ़ती रहेंगी। इससे कोई बेनिफिट हो रहा है या केवल कि मेरे पास डिग्रियों पे डिग्री है? सर इससे ज्ञान का स्तर में सुधार हो रहा है और वो मेरे को लगता है उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, समुद्र का पानी खारा होता है, यस सर। इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं या इसको खारा बनाने की प्रोसेस में क्या क्या शामिल होता है? सर इसमें नदियों से जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उनके साथ में मिनरल्स होते हैं और इसके बाद में लगातार इवेपोरेशन की वजह से जो समुद्र का जल है वो रिसाइकल होता रहता है, तो उसमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन और जो मिनरल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, वीडियो के तौर पे आपने काम किया, कोई एक बड़ा अचीवमेंट आप बता सकते हैं? सर वीडियो के रूप में कार्य करते हुए मैंने जो सरकार की जो योजना है उनको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करना ही मेरा एक अचीवमेंट मानता हूँ मैं। अच्छा, संविधान की भी एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
आर्टिकल 19(1)(a) इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? सर इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लेख किया गया है। ओके, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इसमें किस किस प्रकार के हमें अब तक अधिकार मिल चुके हैं? सर इसमें फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू साइलेंस और फ्रीडम ऑफ एडवर्टीजमेंट इत्यादि प्रकार के। क्या बंद का या हड़ताल का भी राइट है क्या? सर मेरे हिसाब से ये है, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन हड़ताल का अधिकार है या नहीं हमें? सर मैं बंद और हड़ताल एक ही या दोनों में अंतर होता है? धरना प्रदर्शन और हड़ताल में अंतर है क्या? सर इसके बारे में श्योर अभी एक कुणाल कामरा केस हुआ था, इससे पहले अहमदाबादिया कुछ रणवीर इलाहाबादिया का केस था। यस सर। तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने विचार रखे। तो क्या इस लेवल की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेप्टेंस है क्या, विशेष करके रणवीर इलाहाबादिया जी का जो केस था वो? सर वो सोसाइटी के जो मॉरल नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज कर रहा है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से उन पर कुछ तो रेगुलेशन होनी चाहिए। वो पूर्ण रूप से अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर कुछ भी बोल रहे हैं और जो मॉरल स्ट्रक्चर है, मॉरलिटी है उसको और पब्लिक ऑर्डर को अगर जो उसका ढांचा है उसको अगर चुनौती देते हैं तो उस पर कार्रवाई करना उचित होगा। चलिए ठीक है सर, प्लीज। आपकी हॉबी है रीडिंग अद्वैत वेदांता। यस सर। ये अद्वैत वेदांता क्या है? सर अद्वैत वेदांत भारत हिंदुइज्म की एक एंशियंट फिलोसॉफी है और इसका जो मूल सिद्धांत है वह यही है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर है, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत एक मिथ्या या पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और जीव और ब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सर इसका ओरिजिन तो वैसे प्रस्थानत्रयी जो हमारे ग्रंथ हैं जिनमें उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र है वहाँ से है और इसको एक फिलोसॉफिकल साउंड बेस प्रदान किया था आदि शंकराचार्य जी ने। कहाँ जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य जी का? कालड़ी ग्राम, केरल में। आदि शंकराचार्य जी ने कुछ मठों की स्थापना की थी। यस सर। कौन कौन से मठ हैं? सर गुजरात में द्वारका मठ है, कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है और पूरी ओडिशा में गोवर्धन मठ है और उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ है। पक्का? यस सर। चेक करिएगा। इसके बाद अद्वैतवाद के बाद में एक और सिद्धांत है, विशिष्ट अद्वैतवाद। इससे आप क्या समझते हैं और किसने प्रतिपादित किया था ये सिद्धांत? विशिष्ट अद्वैतवाद सर रामानुजाचार्य जी का दिया हुआ है और इसमें जीव और ब्रह्म को एक नहीं बताया गया है, वो एक बॉडी और पार्ट के रूप में है। ब्रह्म फुल बॉडी है और जो जीव है उसको पार्ट माना गया है। तो फिर तो द्वैतवाद क्या है फिर? और द्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया? जीव और ब्रह्म अगर अलग अलग है तो ये तो द्वैतवाद हो गया। फिर ये विशिष्ट अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद में सर पूर्ण रूप से अलग नहीं बताया गया, जीव एक होल का पार्ट है और जो होल है वो ब्रह्म है और जो द्वैतवाद है उसमें टोटली सेपरेट माना गया है उनको। द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य जी ने। माधवाचार्य। एक और जैसे मैं द्वैत अद्वैतवाद, ये क्या है द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत? सर इसके मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं है इसके बारे में जानकारी अब? ठीक है, चलिए। जो अद्वैतवाद के बारे में आप इतना पढ़ते हैं तो इससे आपके जीवन को कुछ प्रेरणा मिलती है? यस सर। क्या प्रेरणा आपने डिराइव की है यहाँ से? सर इससे मेरे को लगता है कि सर्वप्रथम तो हमें साहस प्रदान करता है कि जो अद्वैत की फिलोसॉफी है उसके अनुसार अगर जीव ब्रह्म है तो उससे किसी भी प्रकार की जो माया है उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। और दूसरा ये है विटनेस कॉन्शियसनेस के रूप में अगर एक आदमी खुद की पहचान करता है तो वो एक बेहतर तरीके से फैसले ले सकता है और चीज़ों में उलझे बिना एक निष्पक्ष रूप से फैसले ले सकता है। पंचायत के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? सर 243 आर्टिकल 243 के। और कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन? सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन वो करवाता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर है? 3 मेंबर है सर। 3 मेंबर है, 3 मेंबर कमीशन है। 1 चेयरमैन 2 मेंबर्स। ओके, कौन से आर्टिकल में प्रोविजंस है इलेक्शन कमीशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन?
324। ये बताइए प्रिय, ठीक है सर, नहीं नहीं आप कंटिन्यू करें सर प्लीज। सॉरी, आप इंट्रोवर्ट हैं? सर थोड़ा कैसे, क्या होता है इंट्रोवर्ट, क्या होता है? इंट्रोवर्ट मतलब सर लोगों से, नए लोगों में घुलना मिलना, उसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है शुरुआत में। तो एक प्रशासक के लिए इंट्रोवर्ट होना लाभकारी है या अलाभकारी है? सर अगर देखा जाए तो इंट्रोवर्ट के रूप में वो अगर लिमिटेड लोगों से संपर्क रखेगा और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेगा तो वह एक तरीके से लाभकारी है। और दूसरा पब्लिक डीलिंग का कार्य है, वो उसमें थोड़ी सी उसको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, एक आपने लिखा सेल्फ क्रिटिसिज्म, कैसे, क्या करते हो आप? अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हो? सर मेरे जो काम है और जो रिजल्ट होते हैं उनको लेके मैं जल्दी से संतुष्ट नहीं हो पाता, तो मेरे को लगता है एक कठोर आकलन खुद का करता हूँ कई बार। और एक आकलन अलग होता है और एक अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना, कि जैसे आप कोई अपराधी हो या आपने कोई अपराध किया हो। सर फिर ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो खुद का कठोर आकलन करना ही मेरा इसमें जो लिखने का उद्देश्य था वही था। चलिए, आपका इंटरव्यू संपन्न होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।